लास्ट क्लास में हमने जहाँ छोड़ा था हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में ये बोला था कि एक सवाल था कि व्हाट इज द रियल बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लैटिसेस। तो हमने ये बोला कि ठीक है, यूनिट सेल शेप कैन नॉट बी basis for classification of lattice. So then what actually is the basis for classification of lattices? The answer to this question is symmetry. तो हमने ये बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास में सिमेट्री से आगे मूव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ कि सिमेट्री है क्या। सिमेट्री का हम डेफिनेशन देखते हैं। देखो, सिमेट्री हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए सिमेट्री के बारे में। तो जस्ट एन ओवरव्यू जितना हमें जानने की सख्त जरूरत है, ना ज्यादा ना कम। So we will be discussing only the important points, whatever is required, and a base idea of symmetry. Okay, तो सबसे पहला चीज की symmetry. So let's start with the definition of symmetry. So the definition of symmetry is कि an object is said to be symmetric with respect to some operation if it can be brought to self coincidence by that operation. ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है सेल्फ और कोइंसिडेंस। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री इज कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन इफ इट कैन बी ब्रॉट टू सेल्फ कोइंसिडेंस बाय दैट ऑपरेशन। मतलब कि अगर हम कह रहे हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है किसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, तो अगर किसी ऑपरेशन से हमको वही सेम चीज, यही तो मतलब है सेल्फ कोइंसिडेंस का, मतलब हमको वही सेम चीज मिल रहा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन आई कॉल इट सिमेट्रिक। ठीक है, तो हमें बस इतना डेफिनेशन पता होना चाहिए। फिर अब हम देखेंगे कि ट्रांसलेशनल सिमेट्री क्या होती है लैटिस की। ओके, तो देखो लैटिस में एक्चुअली दो टाइप की सिमेट्री होती है, एक होती है ट्रांसलेशनल सिमेट्री, एक होती है नॉन ट्रांसलेशनल सिमेट्री। तो हम देखते हैं सबसे पहले ट्रांसलेशनल सिमेट्री का मतलब क्या है। ट्रांसलेशनल सिमेट्री, देखो हो सकता है अभी ये डेफिनेशन उतनी क्लियर ना हो सिमेट्री की, लेकिन इन सिंपलर टर्म्स सिर्फ इतना है कि अगर किसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में मुझे वही सेम चीज घूम फिर के वापस मिल रहा है, तो मैं मेरे ऑब्जेक्ट को उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक मानता हूं। अब हम देखेंगे ट्रांसलेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो हम बनाएंगे एक छोटा सा लैटिस 4x4 का ही बनाते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं एक चीज होती है जो हमने पहले डिफाइन किया है, लैटिस ट्रांसलेशन। लैटिस ट्रांसलेशन क्या होता है, किसी एक पॉइंट से, एक लैटिस पॉइंट से किसी भी दूसरे लैटिस पॉइंट तक जो मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ उसको मैं लैटिस ट्रांसलेशन कहता हूँ। तो से दिस पॉइंट से मैं यहां तक एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया लैटिस ट्रांसलेशन। ठीक है, लैटिस ट्रांसलेशन इज नथिंग बट अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम वन लैटिस पॉइंट टू एनी अनदर लैटिस पॉइंट। तो अब ये देखो कि अगर मैं जितने भी लैटिस पॉइंट्स हैं यहाँ पे
उन सब को इस वेक्टर से शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या मेरे को यही सेम लैटिस पॉइंट्स या सेम स्ट्रक्चर मिल जाता है? तो इन सिंपलर टर्म्स मुझे ये सेल्फ कोइंसिडेंस मिलता है। इफ वी शिफ्ट ऑल लैटिस पॉइंट्स बाय दिस वेक्टर, तो लैटिस विल कम इनटू सेल्फ कोइंसिडेंस। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज अ सिमेट्री ऑपरेशन। हमने क्या किया? हमने किसको सिमेट्री बोला? हमने क्या किया? हमने किया लैटिस ट्रांसलेशन। हमने किया ट्रांसलेशन। तो ये जो ट्रांसलेशन है ये मेरा एक सिमेट्री ऑपरेशन हो गया। ठीक है, क्यों? बिकॉज बाय ट्रांसलेटिंग इट थ्रू द वेक्टर या उस वेक्टर का लेंथ से हमको वही लैटिस पॉइंट, अगर मैं सारे लैटिस को आगे मूव करा रहा हूं तो वही मेरे को फिर से सेल्फ कोइंसिडेंस हो जा रहा है। तो देयरफॉर आई से दैट इस ट्रांसलेशन के रेस्पेक्ट में मेरा ये जो लैटिस है वो एक सिमेट्री ऑपरेशन में है। दिस ट्रांसलेशन इज अ सिमेट्री ऑपरेशन। ओके, सो देखो, अब हम एक और बात करेंगे कि ये जो ट्रांसलेशन होता है, तो हम जनरली ट्रांसलेशन को ही अपने लैटिस के डिफाइनिंग सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैंने बोला लैटिस को ही, लैटिस के ट्रांसलेशन को ही हम डिफाइनिंग सिमेट्री कहते हैं। तो लैटिस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि लैटिस कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ पॉइंट्स possessing translational symmetry and this translational symmetry is also the defining symmetry of lattice. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे ध्यान में होना चाहिए। अब क्या है कि ये तो हमने बात की ट्रांसलेशनल सिमेट्री की, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे लैटिस में सिर्फ ट्रांसलेशनल सिमेट्री नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि लैटिस में सिर्फ ट्रांसलेशनल सिमेट्री होता है। सो लैटिस में ऑल्सो पोजेस नॉन ट्रांसलेशनल सिमेट्री। ठीक है, और ये जो नॉन ट्रांसलेशनल सिमेट्री होती है इनको हम कहते हैं पॉइंट सिमेट्री। ठीक है, तो हम कहते हैं कि लैटिस may also possess non-translational symmetry. And these are called point symmetry. ठीक है, तो हमने देखा, हमने बोला, हमने अब तक क्या किया? हमने सिमेट्री का डेफिनेशन पढ़ा, फिर हमने ये बोला कि देयर इज समथिंग नोन एज ट्रांसलेशनल सिमेट्री एंड दिस ट्रांसलेशनल सिमेट्री इज आल्सो नोन एज द डिफाइनिंग सिमेट्री ऑफ अ लैटिस। तो मैं लैटिस का डिफाइन ही ट्रांसलेशनल सिमेट्री से करता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? तो आई से दैट द लैटिस कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ पॉइंट्स जिसमें ट्रांसलेशनल सिमेट्री होगा। तो फिर हमने ये डिफाइन किया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैटिस में ट्रांसलेशनल सिमेट्री होता है, अ लैटिस विल आल्सो पोजेस नॉन ट्रांसलेशनल सिमेट्री एंड दीज नॉन ट्रांसलेशनल सिमेट्रीज आर कॉल्ड पॉइंट सिमेट्रीज। तो अब एक सिंपल सी बात है ना कि हमने दो तरह के सिमेट्रीज की बात की, ट्रांसलेशनल एंड नॉन ट्रांसलेशनल। तो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशनल एंड नॉन ट्रांसलेशनल। तो एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है ट्रांसलेशनल और नॉन ट्रांसलेशनल, या फिर इसको क्या कहते हैं हम? पॉइंट सिमेट्री। डिफरेंस ये है कि ट्रांसलेशनल सिमेट्री में जितने भी लैटिस पॉइंट्स हैं सारे मूव होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑल पॉइंट्स मूव।
Whereas जब हम नॉन ट्रांसलेशनल या पॉइंट सिमेट्री की बात करते हैं तो इसमें नॉट ऑल पॉइंट्स मूव, कोई एक पॉइंट होता है जो मूव नहीं करता है, एंड दोज पॉइंट जो मूव नहीं करते हैं ना, वो जो पॉइंट्स होते हैं जो मूव नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं इनवेरिएंट पॉइंट्स। इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या हो गए? वैसे पॉइंट्स जो मूव नहीं करते हैं। which don't move। ठीक है, तो हम देखते हैं पॉइंट सिमेट्री के कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर हमें देखा तो वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन इज रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। रोटेशन अबाउट एन एक्सिस बाय एन एंगल थीटा। ठीक है, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस बाय एन एंगल थीटा। तो हमने क्यों इसको बोला कि ये मेरा एक पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन है? हमने बोला कि नॉन ट्रांसलेशनल और ट्रांसलेशनल सिमेट्री में ये डिफरेंस है कि ट्रांसलेशनल में हर एक पॉइंट मूव होता है लैटिस का, वेरास इसमें मेरा हर एक पॉइंट नहीं मूव होता है, इनवेरिएंट पॉइंट्स मूव नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये रोटेशन में अबाउट एन एक्सिस को मैंने क्यों बोला कि ये मेरा एक पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन है? बिकॉज कि रोटेशन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब मूव होते हैं एक्सेप्ट कौन सा पॉइंट? जो एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो वो पॉइंट्स मूव नहीं करेंगे। सो इन दिस केस द इनवेरिएंट पॉइंट्स आर दोज व्हिच आर लाइंग ऑन एक्सिस। जो रोटेशन एक्सिस पे होंगे वो पॉइंट तो मूव नहीं करेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन। या फिर ये आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा कि सपोज रिफ्लेक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन। ये देखो, ये मेरा एक मिरर प्लेन है, इसको आप मिरर कह लो। इसको अगर मैं इस मिरर प्लेन पे रिफ्लेक्ट करता हूं तो मेरे को यहाँ पे कहीं इमेज मिलता है। तो अब ये देखो, इस केस में हर एक पॉइंट मूव करेगा बट एक्सेप्ट द पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द मिरर प्लेन। ये पॉइंट तो यहीं रह जाएगा ना, ये तो मूव कर नहीं रहा है, इसका मिरर इमेज भी यही मिल रहा है। सो इस केस में इनवेरिएंट पॉइंट इज पॉइंट ऑन मिरर प्लेन। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन के। एक इन्वर्जन भी होता है पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन, तो खैर उसमें इतना कुछ है नहीं, बट हमें ये पता होना चाहिए। अब हमने डिफाइन किया ट्रांसलेशनल सिमेट्री, पॉइंट सिमेट्री। अब एक चीज होती है रोटेशनल सिमेट्री। तो ये रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है? तो an object is said to possess an n-fold axis of rotation if it is brought into self coincidence by rotation through a minimum angle of 360 by n degrees। नहीं समझ में आया? इन सिंपलर टर्म्स मैंने सिमेट्री क्या डिफाइन किया था? मैंने सिमेट्री सिर्फ ये डिफाइन किया था कि विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑपरेशन, अगर मैं अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो सेल्फ कोइंसिडेंस में आ जाता है तो देन माई ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन। तो अब मैं यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री की बात कर रहा हूँ, तो मतलब सिमेट्री तो है, उसमें से रोटेशनल सिमेट्री। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम कहते हैं कि उसमें एन फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इन दैट केस कि अगर मैं कितना एंगल से रोटेट करता हूँ, कितना मिनिमम एंगल से रोटेट करता हूँ ताकि वो फिर से
सेल्फ कोइंसिडेंस में आ जाए, उसको वही ऑब्जेक्ट वापस से घूम के मिल जाए। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल्स अगर इसके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। रोटेशनल सिमेट्री का डेफिनेशन है कि एन ऑब्जेक्ट is said to possess an n-fold axis of rotation कब? If it is brought to सेल्फ कोइंसिडेंस। सेल्फ कोइंसिडेंस और सिमेट्री एकदम हाईली रिलेटेड है, क्योंकि सिमेट्री की डेफिनेशन में ही सेल्फ कोइंसिडेंस मेन टर्म है। सो इफ इट इज ब्रॉट इनटू सेल्फ कोइंसिडेंस कब? तो जब हम रोटेट करते हैं बाय रोटेशन थ्रू अ मिनिमम एंगल ऑफ 360 डिग्री बाई n। ठीक है, तो हमने थीटा मिनिमम का वैल्यू बोला कि हमें इतना से रोटेट करना पड़ेगा ताकि वो ऑब्जेक्ट मेरा सेल्फ कोइंसिडेंस में आ जाए, तभी उसके पास n फोल्ड या उतने फोल्ड एक्सिस का रोटेशनल सिमेट्री होगा। तो थीटा मिनिमम इज गिवन बाय 360 डिग्री बाय 1 बाय n। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद n इज इक्वल टू 1। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने बोला थीटा मिनिमम इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई n। लेट्स स्टार्ट विद n इज इक्वल टू 1। तो अब थीटा मिनिमम की वैल्यू हो गई 360 डिग्री। तो अब देखो डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री से घुमाऊं तो वो ऑब्जेक्ट सेल्फ कोइंसिडेंस में अगर होता है तो फिर मैं कहूंगा उसमें n फोल्ड सिमेट्री है। और यहाँ पे इस केस में n का वैल्यू है 1, तो हम कहेंगे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री से रोटेट करता हूँ और वो खुद को ही मिल जाता है, मतलब वो सेल्फ कोइंसिडेंस में आता है, तो देन आई से दैट द ऑब्जेक्ट इज हैव सेड टू पोजेस अ वन फोल्ड सिमेट्री। लेकिन आप एक बात सोचो कि वन फोल्ड, यार किसी भी ऑब्जेक्ट, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, रेगुलर इरेगुलर, रेगुलर हो या इरेगुलर हो, उसको 360 डिग्री से रोटेट करोगे तो वो तो हमेशा सेल्फ कोइंसिडेंस में आएगा ना। तो इसीलिए मैं वन फोल्ड सिमेट्री नहीं कहता हूं। व्हाट आई से इट इज कॉल्ड वन फोल्ड रोटेशन। ठीक है, अब अगर मैं लेता हूं n की वैल्यू 2 तो मेरा थीटा मिनिमम क्या मिलता है? थीटा मिनिमम इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 2। 360 डिग्री बाई 2 का मतलब हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब है अगेन कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 180 डिग्री से रोटेट करता हूं तो अगर उसके बाद वो सेल्फ कोइंसिडेंस में आ जाता है तो हम कहेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू पोजेस अ टू फोल्ड सिमेट्री। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है n। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल n कैसे है, ये देखो ये सेंटर O लो। अगर इस फिगर को आप इस सेंटर O के अबाउट 180 रोटेट करो, रोटेट अबाउट O बाई 180 डिग्रीज, तो आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि आपको n ही मिलेगा। What you get is again n। तो according to the definition, if I rotate this object by थीटा मिनिमम यानी कि 360 by n यानी कि 180 डिग्री, n का वैल्यू मैंने 2 लिया है, तो by 180 डिग्री and then I am getting the same object, that is self coincidence, तो I say the object is said to possess a two-fold symmetry। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम और देखें तो कुछ जनरल केसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रायंगल की बात करें,
कौन सा ट्राइंगल? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 360 डिग्री बाई 3 यानी कि 120 डिग्री। तो इस केस में वी से कि अगर इसको 120 डिग्री से रोटेट करेंगे तो वी गेट दिस सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो वी से दैट दिस इज सेड टू पोजेस अ थ्री फोल्ड सिमेट्री। सिमिलरली अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, एक मिनट, ये स्क्वायर तो नहीं बना। ठीक है, तो स्क्वायर के केस में मेरा n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 4। इस केस में देखो क्या हुआ, 90 डिग्री। तो अगर मैं इस पूरे फिगर को 90 डिग्री से रोटेट करूंगा तो फिर भी ये सेल्फ कोइंसिडेंस में आ रहा। तो इन दिस केस इट इज सेड टू हैव अ फोर फोल्ड सिमेट्री। रेगुलर पेंटागन, इस केस में n इज इक्वल टू 5। तो अगर इसको मैं 72 डिग्री से 72 डिग्री से रोटेट करूं तो इज सेड टू come into self coincidence. That means it has a 5-fold symmetry. Similarly अगर आप रेगुलर हेक्सागन के लिए लो तो n equal to 6, तो रेगुलर हेक्सागन में हम कहते हैं कि it is said to possess a 6-fold symmetry. तो आई गेस रोटेशनल सिमेट्री तो क्लियर है कि व्हाट डू यू मीन बाय, क्या मैं उस समय डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा था कि अगर मैं एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड बाय theta minimum, then if it comes into self coincidence and theta minimum is given by 360 by n, तो जो n की वैल्यू होगी वही उसके एक्सिस ऑफ फोल्ड ऑफ रोटेशन या फिर इतना ही वैल्यू ऑफ सिमेट्री वो पोजेस करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं एक सिंपल सा टॉपिक विच इज क्रिस्टलोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन थ्योरम। देखो इसके पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया अब तक, इसको हम एक मिनट बाद देखेंगे। हमने अभी तक डिस्कस किया सिमेट्री की बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद हमने बोला कि दो टाइप की सिमेट्री होती है, ट्रांसलेशनल, नॉन ट्रांसलेशनल। नॉन ट्रांसलेशनल में हम जिसको हम पॉइंट सिमेट्री भी कहते हैं, इसमें मेरा आता है रिफ्लेक्शन, एग्जाम्पल, रोटेशन या फिर इन्वर्जन। फिर हमने देखा रोटेशनल सिमेट्री का कि रोटेशनल सिमेट्री में हमने डिफाइन किया एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हमने ये भी बोला कि ये जो ट्रांसलेशनल सिमेट्री होती है दिस इज द डिफाइनिंग सिमेट्री ऑफ अ लैटिस। तो सिमेट्री के बारे में हमने एक तरह से ओवरव्यू ले लिया है, इतना ही हमें जानने की जरूरत है। खैर ये एन फोल्ड एक्सिस और इसमें बहुत डेप्थ में लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन आई गेस इतना एक बेसिक आइडिया सिमेट्री का काफी है। तो ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगेन क्रिस्टलोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन थ्योरम। देखो क्रिस्टलोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन थ्योरम का मैं सिर्फ थ्योरम बता रहा हूँ, प्रूफ हमारे सिलेबस में है नहीं तो हमें रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है उस पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि इफ यू वांट सिमेट्री टू बी प्रेजेंट इन योर क्रिस्टल और अ लैटिस, if you want symmetry to be present in your crystal or lattice, then that crystal or lattice can possess rotation axis of n fold only for n values as n is equal to 2, 3, 4, 6, and that's all. Apart from this, all other symmetry axes are incompatible. किसके साथ? देखो हमने इसको क्या डिफाइन किया, हमने इस तरह से डिफाइन किया ना कि
इफ यू वांट सिमेट्री, अगर आप चाहते हो कि आपके लैटिस या क्रिस्टल में सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो वो तभी पॉसिबल है जब कुछ रोटेशन या एन फोल्ड एक्सिस जो हमने डिफाइन किया अभी, वो कुछ वैल्यूज ऑफ एन फोल्ड एक्सिस के लिए ही पॉसिबल है। वो कौन से वैल्यूज हैं? वो है n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 6। ठीक है, तो एक बार हम लिखते हैं, फिर इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। तो क्रिस्टलोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन थ्योरम सेज दैट if you want symmetry to be present in a crystal or lattice, then crystal or lattice देखो इनकी क्रिस्टल और लैटिस की डिफाइनिंग सिमेट्री क्या है? ट्रांसलेशनल सिमेट्री। तो क्रिस्टल और लैटिस by the virtue of their translational symmetry can possess rotation axis of n-fold के रोटेशन एक्सिस सिर्फ इन्हीं वैल्यूज के लिए पॉसिबल है, ओनली फॉर n इज इक्वल टू, कुछ लोग 1 भी इंक्लूड करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि 1 तो यार हमेशा सेल्फ कोइंसिडेंस में आता है। तो खैर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, 6, 7, 8, ये सारे हायर वैल्यूज आर नॉट अलाउड, हायर सिमेट्री नहीं होगा। अब इसको देखो, हमने क्या बोला कि if you want symmetry to be present in a crystal or lattice, then the crystal or lattice by the virtue of their translational symmetry can possess rotation axis of n-fold only for n is equal to 1, 2, 3, 4 and 6। ठीक है, इसके अलावा जितने भी सिमेट्री एक्सेस होते हैं दोज आर इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल किसके साथ? तो इनकम्पैटिबल विथ देयर ट्रांसलेशनल सिमेट्री। अब क्यों इनकम्पैटिबल विद ट्रांसलेशनल सिमेट्री, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर उसके साथ इनकम्पैटिबल नहीं है तो फिर क्या इशू हो रहा है? इशू ये हो रहा है कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि सिंस दिस ट्रांसलेशनल सिमेट्री व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द डेफिनेशनल सिमेट्री ऑफ अ लैटिस, हम लैटिस को ट्रांसलेशनल सिमेट्री के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं। सो अनलेस एंड अनटिल अगर मेरा रोटेशनल सिमेट्री उसके साथ कंपैटिबल नहीं है तो फिर इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यही मेरा क्रिस्टलोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन थ्योरम है कि जो हमने एन फोल्ड रोटेशन एक्सिस की सिमेट्री डिफाइन की कि ये एक्सिस इतने एक्सिस हो सकते हैं, एन फोल्ड इतना रोटेशन हो सकता है, 3 फोल्ड 4 फोल्ड, तो ये सिर्फ एन इज इक्वल टू इतने वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4 एंड 6, ये ही आपके ट्रांसलेशनल सिमेट्री के लैटिस के ट्रांसलेशनल सिमेट्री के साथ कंपैटिबल है और इन्हीं के लिए सिमेट्री पॉसिबल है। नाउ व्हाट सिमेट्री एम आई टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल सिमेट्री। टोटल सिमेट्री में मेरा दोनों आता है, ट्रांसलेशनल और नॉन ट्रांसलेशनल। ठीक है, तो हम ये भी नोट में लिख सकते हैं, नोट apart from these other symmetry axes, हायर सिमेट्री हो या फिर 5 हो, are incompatible with translational
सिमेट्री। ठीक है, अगेन मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि क्यों हम इतने ट्रांसलेशनल सिमेट्री को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। द सोल रीजन इज बिकॉज ट्रांसलेशनल सिमेट्री इज द डिफाइनिंग सिमेट्री ऑफ द लैटिस। तो अगर जब तक ये मेरा रोटेशनल सिमेट्री इसके साथ कंपैटिबल नहीं है तो क्रिस्टल या लैटिस में सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, यही है मेरा क्रिस्टलोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन थ्योरम। अब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, ट्रांसलेशनल ग्रुप। तो ट्रांसलेशनल ग्रुप क्या होता है? देखो, थोड़ा सा सब्र करो, आपको समझ में आएगा। ये पूरा 30 मिनट जो आपने अभी तक सब्र किया है इसका फल आपको मिलेगा। इसका इंपॉर्टेंस है क्या, हम ये क्यों इतना सिमेट्री के पीछे दिमाग लगा रहे हैं, हम अपना क्यों जरूरत है इस टर्म को, इन टर्म्स का बेसिक आइडिया होने की। तो ट्रांसलेशनल ग्रुप क्या होते हैं ना, ट्रांसलेशनल ग्रुप कुछ नहीं है, इन सिंपलर टर्म्स इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल लैटिस ट्रांसलेशंस। तो जितने भी मेरा ट्रांसलेशनल सिमेट्री था मैंने सबको एक ग्रुप में डाल दिया, उनको हम ट्रांसलेशनल ग्रुप कह रहे हैं। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल लैटिस ट्रांसलेशंस। ठीक है, एक और टर्म होता है पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप, स्पेस ग्रुप, इनके डेप्थ में हमें पढ़ना नहीं है, तो हम बस बेसिक जानते हैं कि पॉइंट ग्रुप होता क्या है। तो देखो, पॉइंट सिमेट्री क्या था? पॉइंट सिमेट्री वैसे सिमेट्री थे जिसमें हर पॉइंट नहीं मूव कर रहा है, एक इनवेरिएंट पॉइंट होता है जो मूव नहीं करता है। तो अब हमने ट्रांसलेशनल ग्रुप बनाया कि जितने भी लेटेस्ट ट्रांसलेशंस हैं उनको एक ग्रुप में डाल दो, वो मेरा ट्रांसलेशनल ग्रुप बन गया। ठीक है, सिमिलरली मैंने एक पॉइंट ग्रुप बनाया। पॉइंट ग्रुप में मैंने क्या बोला कि जितने भी मेरे नॉन ट्रांसलेशनल या पॉइंट सिमेट्रीज हैं उनको मिला के एक ग्रुप बना दो। तो पॉइंट ग्रुप इज नथिंग बट ऑल नॉन ट्रांसलेशनल, या फिर इसको हम कहते हैं पॉइंट सिमेट्री। पॉइंट सिमेट्री में क्या क्या आता है? रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन। ऑल नॉन ट्रांसलेशनल और पॉइंट सिमेट्री फॉर्म्स अ ग्रुप। ठीक है, एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं, स्पेस ग्रुप। स्पेस ग्रुप क्या है ना कि इन दोनों का सम, ट्रांसलेशनल और पॉइंट का, जितना भी सिमेट्रीज पॉसिबल है, स्पेस ग्रुप इज नथिंग ऑल्सो द सिंपलर टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो ये टोटल सिमेट्री के बारे में बात करता है। तो इट इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल सिमेट्री ऑपरेशंस। ऑल सिमेट्री ऑपरेशन मतलब ट्रांसलेशनल एंड पॉइंट दोनों। ठीक है, तो ऐसे हमने स्पेस ग्रुप को डिफाइन किया, पॉइंट ग्रुप को डिफाइन किया और ट्रांसलेशनल ग्रुप को डिफाइन किया। तो फिर ये तीन पॉइंट ग्रुप और स्पेस ग्रुप पढ़ने का क्या जरूरत है? जरूरत इसीलिए है कि बिकॉज अब आपको समझ में आएगा जो हम उतनी देर से सिमेट्री कर रहे हैं कि द रियल बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लैटिस इज सिमेट्री, तो वो क्यों हम इतना देर से कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि बिकॉज, एक मिनट, हाँ, बिकॉज लैटिसेस आर classified on the basis of these point groups and space groups. ठीक है, lattices are classified on the basis of these point groups and space group. तो अगर आप देखो तो ये जो लैटिस है इसको अगर मैं दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर रहा हूं, एक पे मैं कह रहा हूं बेस्ड ऑन पॉइंट ग्रुप और दूसरे में कह रहा हूं बेस्ड ऑन स्पेस ग्रुप।
ठीक है, तो बेस्ड ऑन पॉइंट ग्रुप देयर आर 7 डिफरेंट पॉइंट ग्रुप्स जो पॉसिबल है, मतलब रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इस तरह से, मतलब इन सिंपलर टर्म्स अगर मैं ये बोलूं कि 7 डिफरेंट रोटेशनल एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज आर पॉसिबल, एंड this is what we call as 7 crystal systems. and अगर हम स्पेस सिमेट्री को देखें, अगर हम स्पेस के सिमेट्री पे बात करते हैं, तो देयर आर 14 डिफरेंट स्पेस ग्रुप्स विच आर पॉसिबल। अगर आप देखो, मतलब आप क्रिस्टलोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन थ्योरम को कंसिडर करो, और हमने जो पॉइंट ग्रुप और हमने जो स्पेस ग्रुप की बात की कि जितने भी टोटल मेरे सिमेट्री ऑपरेशंस हैं वो स्पेस ग्रुप हो गए, जितने भी नॉन ट्रांसलेशनल ऑपरेशंस हैं वो पॉइंट ग्रुप हो गए। तो अगर आप उस तरह से देखो तो सिर्फ 7 ऐसे डिफरेंट पॉइंट ग्रुप्स या 7 सिमेट्री ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, और देयर आर, अगर आप टोटल सिमेट्री की बात करो तो देयर आर 14 डिफरेंट स्पेस ग्रुप्स विच आर पॉसिबल। तो या फिर आप ये कह सकते हो कि 14 different kind of complete symmetry is possible, and these 14 different kind of space groups are what we call as 14 Bravais lattices। तो आप ये देखो कि इतनी मेहनत हम इसलिए किए कि हमें ये ना लगे कि these 7 crystal systems and 14 Bravais lattice are not different, are just different types of possible unit cells। हमें ये लगना ही नहीं चाहिए कभी। हमने सिर्फ इतनी मेहनत इसलिए की है, क्यों? क्योंकि हम ये कंफ्यूजन में ना फंसे कि हमें ये समझ में आ रहा है कि these 7 different crystal systems and 14 different Bravais lattices are nothing but possible unit cells। ये नहीं है, ये क्या है? तो ये these are the different types of symmetries which are possible, और these are the different types of symmetries which are possessed by lattice। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि लैटिस का क्लासिफिकेशन क्यों सिमेट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। बिकॉज विदाउट knowing what is a point group, what is a space group, or without even having a basic idea of point group and space group, you cannot understand ये क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। अब हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, based on point groups there are 7 crystal systems, and based on space groups there are 14 Bravais lattice। तो because of this the real basis for classification of lattices is symmetry। आई गेस यहां तक सबको क्लियर होगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे मिलर इंडिसेस। इतना समझने के बाद हम मिलर इंडिसेस पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबल इन सेंस कि अब हमें कुछ समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब हमने ये बेसिक्स जो क्रिस्टल सिस्टम के बेसिक्स हैं वो हमने कवर कर लिया। हाँ, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालना वो सब एक अलग वीडियो में मैं लास्ट में कवर कर दूंगा, बट ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको इंटरव्यू में भी आपको क्लैरिटी लाने में मदद करेंगे। So that's all for this video. Thank you.